हेलो दोस्तों, आज हम बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में जो बेल के प्रोविज़न्स हैं, है ना, जमानत के बारे में प्रावधान हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बेल से संबंधित पोर्शन में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। बेल की जो डेफिनेशन है, सीआरपीसी में बेल की डेफिनेशन परिभाषा नहीं दी गई थी, लेकिन आपके बीएनएसएस के सेक्शन 2B में, है ना, 2B में बेल को डिफाइन किया गया है। बेल की परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि न्यायालय या पुलिस अधिकारी या कोई भी अधिकारी कतिपय शर्तों पर अपराध के अभियुक्त व्यक्ति या अपराध के संदिग्ध व्यक्ति को बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर छोड़ता है, तो इसे ही जमानत कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों जमानत? कि या तो न्यायालय या अधिकारी कतिपय शर्तों पर ऐसे व्यक्ति को जो या तो अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है या अपराध का संदिग्ध व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को या तो बॉन्ड पर, बंद पत्र पर या जमानत पत्र पर के निष्पादन करने पर छोड़ता है, तो ऐसे निष्पादन करने को ही जमानत कहा जाता है। ये परिभाषा आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2B में दी गई है। फिर 2C में जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। ऐसा अपराध, जमानती अपराध या बेलेबल ऑफेंस किसे कहेंगे? ऐसा अपराध जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची, 2 अनुसूचियां हैं दोस्तों इसमें। तो पहली अनुसूची में जिस अपराध को जमानतीय दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अपराध को अगर जमानतीय दिखाया गया है तो ऐसा अपराध जमानतीय माना जाएगा। या कोई भी ऐसा अपराध जो अजमानतीय अपराध से भिन्न अपराध है, उसे भी जमानतीय अपराध कहा जाएगा। तो 2C में जमानतीय अपराध की परिभाषा दी गई है। सीआरपीसी में भी जमानतीय अपराध की यही परिभाषा दी गई थी। फिर 2D में जमानत पत्र, है ना, को परिभाषित किया गया है। जमानत पत्र से अभिप्रेत है प्रतिभूति के साथ में, है ना, श्योरिटी के साथ में छोड़े जाने का ऐसा वचनबद्ध अभिप्रेत है, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को आपने श्योरिटी लेकर छोड़ा गया है, उसे ही जमानत पत्र कहा जाता है। दोस्तों कोर्ट जो है जमानत लेता है, जनरली आप कहते हो कि जमानत दी गई है, लेकिन कोर्ट जमानत देता नहीं है, जमानत लेता है ना, और ऐसी जमानत लेकर अभियुक्त को उस जमानत पत्र पर छोड़ता है, ठीक है दोस्तों। फिर 2E में बंद पत्र या बॉन्ड को डिफाइन किया गया है कि प्रतिभू के बिना व्यक्तिक बंद पत्र, कोई ऐसा व्यक्ति है जो यदि श्योरिटी पेश नहीं कर पा रहा है या किसी ऐसे ऑर्डर में जिसमें प्रतिभू की आवश्यकता नहीं है, श्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, एक जमानतदार की आवश्यकता नहीं है, वहाँ न्यायालय पर्सनल बॉन्ड पर या वचन पत्र पर किसी व्यक्ति को छोड़ता है, तो ऐसे पर्सनल बॉन्ड को जमानत या बंद पत्र कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर जमानती अपराधों में जमानत एक नियम है ना, जो भी बेलेबल ऑफेंस हैं जो आपके 2C में डिफाइन किए गए हैं, जमानती अपराध में जमानत एक नियम है और ऐसे अपराधों में कारावास एक अपवाद है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं बीएनएसएस के चैप्टर 35 की, अध्याय 35 जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध करता है ना। बेल और बॉन्ड के बारे में प्रोविजंस आपके बीएनएसएस के चैप्टर 35 में किया गया है, और चैप्टर 35 का सेक्शन 478 जो है 478 बात करता है कि किन किन मामलों में जमानत ली जा सकती हैं। तो हर ऐसा अभियुक्त जो अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध तो किया है लेकिन वो अपराध कैसा है, अजमानती अपराध से भिन्न है, मतलब कि जमानती अपराध अगर उसने किया है, और ऐसे अपराध में कोई व्यक्ति वारंट के बिना यदि गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है ना, किसी भी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी ने किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अजमानती अपराध से भिन्न कोई अपराध, मतलब कि जमानती अपराध किया है ना, तो ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना यदि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है या उसे डिटेन करता है, निरुद्ध करता है, तो ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में रहने के दौरान किसी भी समय
कार्यवाही के किसी भी प्रकरण पर जब जमानत दे देता है या जमानत देने के लिए तैयार हैं तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। मतलब जमानती अपराध में अगर व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार हैं तो उसे जमानत पर छोड़ना ही होगा, ये मैंडेटरी है जमानत देने में। लेकिन ऐसा एक्यूज्ड अगर जमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने में अगर असमर्थ है ना, तो उसे प्रतिभूओं के बिना बंद पत्र पर जो पर्सनल बॉन्ड है उसको निष्पादित करने पर भी छोड़ा जा सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जमानत देने में असमर्थ है, जमानतदार की व्यवस्था जमानती अपराध में नहीं कर पा रहा है, तो उसे प्रतिभूओं के बिना पर्सनल बॉन्ड व्यक्तिक बंधपत्र निष्पादित करने पर उन्मोचित किया जा सकेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो निर्धन व्यक्ति है ना, गरीब व्यक्ति है और वो जमानत या बंधपत्र देने में असमर्थ हैं, उसे उन्मोचित किया जाएगा बंधपत्र निष्पादित करने पर। अब सवाल उठता है कि निर्धन व्यक्ति किसे माना जाएगा, तो इसी का स्पष्टीकरण धारा 478 का स्पष्टीकरण कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी गिरफ्तारी की तारीख से 1 सप्ताह के अंदर अंदर है ना, जिस दिन उसको अरेस्ट किया गया है जमानती अपराध में, उसकी अरेस्ट से 1 सप्ताह के अंदर अगर वो अपना जमानत देने में असमर्थ हैं, जमानत नहीं दे पा रहा है निर्धनता के कारण, तो ऐसे व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति माना जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब एक बार जमानती अपराध में किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इस शर्त पर छोड़ दिया गया है कि जब भी उसकी आवश्यकता कार्यवाही के दौरान, जांच विचारण या अन्वेषण के दौरान होगी तो वो न्यायालय में समय समय पर जब भी आवश्यकता होगी हाजिर होगा। ठीक है। लेकिन उन शर्तों का अगर एक व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उसकी जमानत को रद्द किया जा सकता है और उसे पश्चातवर्ती कार्यवाही पर जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। यही बात करता है आपका 478 का क्लोज 2 कि उपधारा 1 के अधीन जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति यदि जमानत की शर्तों के अनुसार जो भी समय या स्थान उसके हाजिर होने के लिए डिसाइड किया गया है और वहाँ पर हाजिर अगर वो नहीं होता है, तो जब बाद में यदि ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को या तो गिरफ्तार करके लाया जाता है या निरोध करके लाया जाता है या वो स्वयं ही न्यायालय में हाजिर होता है, तो पश्चातवर्ती कार्यवाही पर उसे जमानत पर छोड़ने से इनकार किया जा सकता है ना। और ऐसे जमानत से इनकार करना और उसने अगर जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया है तो उसने जमानत को संप्रहत कर दिया है और जो उसका प्रतिभू है वो जो 451 में जितनी जमानती उसने जमानत जितनी पेश की हैं वो शास्ति देने के लिए 451 की जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग वो जमानतदार से जमानत की राशि या शास्ति वसूली जा सकती है 451 की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुई दोस्तों अपने जमानती अपराध में जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाद है। जमानती अपराध में जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति को छोड़ना ही छोड़ना है, इवन अगर वो जमानत पेश नहीं कर पा रहा है निर्धनता के कारण तो उसे पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा जाएगा। और ये क्राइटेरिया कि कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं, इसको परखने का ये तरीका है, स्पष्टीकरण कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से अगर 7 दिन के अंदर 1 हफ्ते के भीतर अगर जमानत देने में असमर्थ हैं तो उसे निर्धन माना जाएगा। लेकिन उसे जो शर्तें जमानत में लगाई गई हैं उन शर्तों के अनुसार न्यायालय में समय समय पर हाजिर होना होगा या जो भी स्थान उस जमानत में दिया गया है उस स्थान पर हाजिर होना होगा। लेकिन अगर वो हाजिर नहीं होता है तो उस केस में पश्चातवर्ती कार्यवाही में जब वो न्यायालय में हाजिर होता है तो उसे जमानत पर छोड़ने से इनकार किया जा सकता है और जो भी जमानत में राशि वर्णित की गई है 451 में जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग वो शास्ति उस पर अधिरोपित की जा सकती है, वसूली की जा सकती है। फिर सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति को कितनी अवधि तक किसी विचाराधीन कैदी को जेल में रखा जा सकता है। जैसे कि दोस्तों हमको पता है कि कोई भी अभियुक्त व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका अपराध जो है साबित नहीं हो जाता है। कोई भी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है। लेकिन न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभियुक्त व्यक्ति और अभियुक्त व्यक्तियों के साथ भी प्रॉपर न्याय करने के लिए उसे कस्टडी में संदिग्ध व्यक्ति को कस्टडी में रखना आवश्यक होता है और ये कस्टडी निर्णय आने से पहले की होती है।
तो क्या किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को उसके खिलाफ निर्णय आने से पहले कितने अवधि तक कस्टडी में रखा जा सकता है, अभिरक्षा में रखा जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है, उसके बारे में BNSS का सेक्शन 479 है ना 479 बात करता है कि अधिकतम अवधि जिसके दौरान किसी विचाराधीन कैदी को निरुद्ध किया जा सकता है, कस्टडी में रखा जा सकता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से भिन्न कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है। अपराधी कैसा है दोस्तों कि ना तो उसके ऊपर मृत्यु दंड से दंडनीय किसी अपराध का अभियोग है और ना ही आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियोग है। ऐसा अभियुक्त व्यक्ति जो है इन अपराधों से भिन्न अपराध का कोई अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है और उसने अन्वेषण, जांच, विचारण के कार्यवाही के दौरान उस अपराध के लिए उपबंधित जो अधिकतम सजा है उसका आधा कारावास अगर भोग चुका है तो उसके बाद उसे आधा कारावास भोगने के बाद जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति चोरी का संदिग्ध व्यक्ति है ना, और चोरी के लिए पनिशमेंट है 3 साल। किसी व्यक्ति ने ड्यूरिंग ट्रायल, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर 1.5 साल की सज़ा भोग ली है ना, 1.5 साल वो अभिरक्षा में रहा है तो 1.5 साल के बाद उसे इस क्लोज के अकॉर्डिंग जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, है ना। ये बात करता है आपका 479 का क्लोज 1। फिर इसमें नया चेंजेस BNS में ये आया है कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, प्रथम बार उसने अपराध किया है और उसने उस अपराध के लिए जितना दंड उपबंधित है उसका 1/3 अगर भोग लिया है तो वो व्यक्ति जमानत के बिना पर्सनल बॉन्ड या बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। ये प्रोविजंस किया गया है BNSS में। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए A नाम के व्यक्ति ने चोरी की है और चोरी के लिए 3 साल की सजा उपबंधित है ना। तो अगर इसने 1 साल की फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है ये और अभिरक्षा में 1 साल भोग चुका है ये, तो 1 साल की अवधि बीतते ही इसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ये नया प्रोविजंस आपका BNSS में आया है। ये विश्व व्यवस्था 1/3 की व्यवस्था आपके CRPC में नहीं थी। परंतु कोई भी लोक अभियोजक कारण दर्शित करने पर आधे से अधिक अवधि के लिए भी किसी अभियुक्त व्यक्ति को कस्टडी में रखने का कारण दर्शा सकता है। किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को जो अगर कस्टडी में आधे से अधिक अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित सजा है उससे आधे से अधिक अवधि में उसे कस्टडी में रखने की आवश्यकता है, ऐसा अगर कोई कारण लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर दर्शित करता है तो उस केस में किसी अभियुक्त व्यक्ति को आधे से अधिक अवधि के लिए भी कस्टडी में रखा जा सकता है ना। परंतु किसी भी दशा में अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को वो अधिकतम अवधि जो उस अपराध के लिए उपबंधित हैं जांच, विचारण या कार्यवाही के दौरान उसे उस अवधि से अधिक कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। तो क्या कहता है दोस्तों 479 संक्षिप्त में बात करें तो कोई भी ऐसा अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है जिस पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से भिन्न कोई अपराध का अभियोग है और उसने कार्यवाही के दौरान ही अन्वेषण, जांच या विचारण के लंबित रहते हुए उस अपराध के लिए जितनी सजा उपबंधित हैं उससे आधी से अधिक सजा भोग ली है ना, ट्रायल के दौरान ही, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, पहली बार उसने अपराध किया है और उस अपराध के लिए जितनी सज़ा उपबंधित है उसकी 1/3 सज़ा अगर वो भोग चुका है तो उसे फिर पर्सनल बॉन्ड बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर लोक अभियोजक कोई कारण दर्शित करें तो किसी व्यक्ति को जांच विचारण के दौरान जो आधे से अधिक सजा भोग चुका है उसे और अवधि के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है, किंतु किसी भी दशा में, चाहे लोक अभियोजक कारण दर्शित करे या कोई भी अन्य कारण हो, किसी भी दशा में किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को उस अपराध के लिए जितनी उपबंधित सजा है ना, मान लो किसी ने चोरी की है तो जांच विचारण अन्वेषण के दौरान उसे 3 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास में किसी भी दशा में नहीं रखा जाएगा। ठीक है। क्लोज 2 बात करता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध 1 से अधिक मामले अगर लंबित हैं, है ना, कोई ऐसा अपराधी है जिसके खिलाफ 1 से अधिक मामले या 2 से अधिक मामले लंबित हैं, तो ये कारण दर्शित कर सकता है लोक अभियोजक कि इस व्यक्ति को आधे से अधिक अवधि के लिए कारावास में रखा जाना चाहिए और उसको फिर जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा, है ना।
और अब सवाल उठता है कि न्यायालय को कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जो है वो आधे से अधिक सज़ा भोग चुका है या किसी अपराध का फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है वो 1/3 सज़ा भोग चुका है। तो BNSS में ये प्रोविज़न्स किया गया है कि जेल का जो अधीक्षक होगा, है ना, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अभियुक्त को जो उसकी कस्टडी में निरोध में है ना, उस व्यक्ति को जिसने आधी सज़ा भोग ली है या जिस अभियुक्त व्यक्ति ने 1/3 अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित अवधि का 1/3 सज़ा भोग ली है, तो जिस न्यायालय ने उसमें कार्यवाही की थी उसको तुरंत इस उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही करके उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए वो जेल का अधीक्षक एक आवेदन न्यायालय को, संबंधित न्यायालय को पेश करेगा, है ना। तो ये सारा कुछ है कि कितनी अवधि के लिए, अधिकतम अवधि जिसके दौरान किसी विचाराधीन कैदी को निरोध रखा जा सकता है, इसके बारे में व्यवस्था की गई है। फिर सवाल उठता है तो 478 जो है जमानती अपराधों में जमानत के बारे में बात करता है और धारा 479 अधिकतम अवधि जिसके दौरान किसी विचाराधीन कैदी को निरोध रखा जा सकता है, कस्टडी में रखा जा सकता है, उसके बारे में बात करता है। अब सवाल उठता है कि अजमानती अपराध में क्या किसी व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है? तो नहीं दोस्तों, अजमानती अपराध में जमानत जो है अधिकारपूर्वक नहीं ली जा सकती है। जमानती अपराध में जमानत अधिकारपूर्वक ली जा सकती है, किंतु अजमानती अपराध में जमानत जो है ग्रांट करना वो न्यायालय का विवेक है, न्यायालय के डिस्क्रिशन है। तो अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकती है उसके बारे में धारा 480 बात करता है कि कोई अजमानती अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उनमें किन कंडीशन में कोर्ट जमानत ले सकता है उसके बारे में आपका धारा 480 बात करता है। कहता है धारा 480 कि जब अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति वारंट के बिना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में रखा जाता है ना, उस दौरान वो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न है। ये धारा 480 उच्च न्यायालय और सेशन कोर्ट की बात नहीं करती है, ये धारा मजिस्ट्रेट को जमानत देने के बारे में बात करती है कि मजिस्ट्रेट की पावर जो है जमानत देने की वो 480 में है। यहाँ पर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है ना, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किंतु यदि उस व्यक्ति के ऊपर, अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग है तो उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अजमानती अपराध में उसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग है तो 480 में उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। या ऐसा अभियुक्त व्यक्ति पहले किसी अपराध में 7 साल से अधिक के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है एक बार, तब भी उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। या कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति 2 बार 3 वर्ष से अधिक के कारावास या 7 वर्ष से अनधिक के कारावास के लिए 2 बार से अधिक, मतलब 3 साल से ज़्यादा या 7 साल से कम अवधि का कारावास से दंडनीय कोई अपराध उसने 2 बार किया है, तब भी उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। या 7 साल से अधिक अवधि का कारावास से दंडनीय अपराध में उसे एक बार दोषी हो चुका है, तब भी उसे 480 में जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा, है ना। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति जो उपरोक्त आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई बालक हैं या महिला हैं या रोगी हैं या शिथिलांग व्यक्ति हैं, बालक की परिभाषा आपके BNS में दी गई है कि जिसकी आयु 18 साल से कम है ना, महिला से किसी भी आयु की महिला, और रोगी से कोई भी डिसीज पर्सन है वो, या शिथिलांग व्यक्ति जिसको पैरालिसिस आ गया है, ऐसा व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा सकता है उपरोक्त में किसी बात को होते हुए भी, ठीक है दोस्तों। परंतु अभियुक्त की आवश्यकता अन्वेषण में साक्ष्यों को पहचाने जाने के लिए हो सकती है ना। कोर्ट का यह कहना है कि एक्यूज्ड की आवश्यकता इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्यों को पहचानने के लिए या 15 दिन से अधिक की पुलिस कस्टडी, है ना, किसी भी एक्यूज्ड व्यक्ति को 15 दिन से अधिक की पुलिस कस्टडी में रखना है, इसके लिए उसकी आवश्यकता हो सकती है। तो ये जमानत से इनकार करने का आधार एक नहीं हो सकता है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर नया आया है, ये CRPC में नहीं था, ये BNSS में आया है।
अब इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि 15 दिन से अधिक किसी व्यक्ति को 15 दिन के दौरान पुलिस कस्टडी में रखने के लिए पूछताछ में उसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों आपका जो 167 सीआरपीसी का जो सेक्शन था वो किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में देने के लिए जो ऑथोराइज करता था वो अरेस्ट होने के फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर ही किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता था। लेकिन अब जो है आपके बीएनएसएस का सेक्शन 187 प्रोविजंस करता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि 60 और 90 डेज़ के भीतर जब भी उसकी आवश्यकता पुलिस कस्टडी में लगती है तो उसे किसी भी समय, है ना, 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है। पहले फर्स्ट 15 डेज़ में ही पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए दिया जा सकता था, लेकिन अभी भी दिया तो फर्स्ट 15 डेज़ ही हैं, लेकिन ये 15 डेज़ कभी भी दिया जा सकता है 90 डेज़ के अंदर अंदर, है ना। तो ये पुलिस की इस एक्यूज्ड की आवश्यकता 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में देने के लिए हो सकती है। ये आधार जो है जमानत से इनकार करने का नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है कि परंतु 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध में किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को लोक अभियोजक को सुनवाई करने का अवसर दिए बिना जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा, है ना। जब भी किसी व्यक्ति को 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध में जमानत पर छोड़ा जाता है तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का अवसर यहाँ पर दिया जाएगा, उसके बाद ही एक्यूज्ड व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाएगा। अब 480 का क्लोज 2 जो है वो बात करता है मैंडेटरी जमानत के बारे में, जहाँ पर न्यायालय को या तो जांच, विचारण और अन्वेषण के दौरान किसी भी प्रकरण पे ये प्रतीत होता है या विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त जो अभिरक्षा में रखा गया है वो अजमानती अपराध का दोषी प्रतीत न्यायालय को नहीं होता है। न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का या जांच करने का पर्याप्त आधार है, किंतु ये प्रतीत न्यायालय को नहीं होता है कि उसने कोई अजमानती अपराध किया है ना। जांच या विचारण या अन्वेषण के किसी भी स्टेज पर न्यायालय को अगर ये लगता है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध नहीं किया है, ऐसा उसका विश्वास करने का कारण है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध यदि जांच करने के पर्याप्त आधार हैं तो उस व्यक्ति को बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। ये मैंडेटरी है कि अगर कोर्ट को ड्यूरिंग इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान कोर्ट को ये विश्वास, रीज़न टू बिलीव है कि व्यक्ति के विरुद्ध इंक्वायरी करने के लिए पर्याप्त आधार हैं लेकिन वो अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति हैं, ये विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों 480 का क्लोज 3 जो है वो बात करता है सशर्त जमानत के बारे में, कंडीशनल बेल के बारे में, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 7 साल से ज़्यादा के अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध किया है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने BNS भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6 जो बात करता है शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में, या अध्याय 7 जो बात कर रहा है राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में, या अध्याय 17 जो बात करता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में, है ना। ऐसा कोई अपराध या ऐसे अपराध का प्रयत्न या ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण का ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग हैं, प्रोसिक्यूशन लगाया गया है, तो न्यायालय जमानत पर छोड़ते समय उस पर निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर सकता है। सशर्त जमानत की बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने 7 साल से ज़्यादा के अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया है, या BNS के सेक्शन 6 जो शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में, चैप्टर 7 जो कि आपके राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में, या चैप्टर 17 जो बात करता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में, है ना, ऐसा अपराध किया करने का अभियोग है, या इसके प्रयत्न करने का अभियोग है, या इसके दुष्प्रेरण करने का अभियोग है, तो न्यायालय जब भी ऐसे व्यक्ति को, अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ता है तो उसके विरुद्ध निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर सकता है। इसीलिए इसको सशर्त जमानत कहा जाता है। तो क्या क्या शर्तें लगा सकता है कि जो अभियुक्त व्यक्ति हैं वो बंद पत्र के शर्तों के अनुसार समय समय पर न्यायालय में हाजिर होगा, ये शर्त लगाई जा सकती है ना। जो उसने अपराध किया है उसी प्रकृति का कोई और अपराध वो नहीं करेगा, ऐसी शर्तें लगा सकता है। जो भी साक्षी हैं उस मामले से संबंधित, है ना, तो उन साक्षियों को कोई भी तथ्य
पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को ना प्रकट करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ना तो कोई उत्प्रेरणा देगा, ना कोई धमकी देगा और ना ही कोई वचन देगा, और ना ही ऐसा व्यक्ति साक्ष्य को बिगाड़ेगा, है ना। ये शर्तें लगा सकता है कोई भी न्यायालय जब ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ता है, या कोई अन्य शर्तें जो न्यायालय ठीक समझे, है ना, इनके अलावा भी कोई न्यायालय शर्त लगाना ठीक समझे तो वो ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अब 4 क्लोज जो है वो बात करता है कि उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन जब भी न्यायालय किसी अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ता है ना, या कोई अधिकारी जमानत पर छोड़ता है तो वो ऐसा कारण लिखेगा, जमानत पर छोड़ने का कोई ना कोई कारण होगा उसका, तो वो कारण लिखने के बाद ही उसे जमानत पर छोड़ेगा, ठीक है। अब जो व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जा चुका है उसके बारे में अगर न्यायालय को लगता है कि उसने कोई ना कोई